तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में 12.2 जो एक्सरसाइज है वही हमारी चल रही है और उसी के जो आगे के क्वेश्चन है उन्हीं को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बाकी इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी बेसिक चीज क्लियर ही नहीं होगी, तो क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करेंगे। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन तो हम कर ही चुके थे, उसी के आगे से आज की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। सो यहां पर आप देख पा रहे हैं हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, A cottage industry manufacture pedestal lamp and wooden sheets, each requiring the use of grinding cutting machine and a sprayer। देखिए यहां पर भाई कोई इंडस्ट्री है जो दो चीजें मैन्युफैक्चर करती है, पेडेस्टल लैंप और वुडन शेड। अब दोनों के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो ग्राइंडिंग कटिंग मशीन की और एक स्प्रेयर की, ये दो चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब यहां पर फिर वही कहानी दी गई है जैसा कि आप इससे पहले के क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, वही की वही पूरी कहानी है कि इट टेक्स 2 आवर्स ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 3 आवर्स ऑन द स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर अ पेडेस्टल लैंप। एक पेडेस्टल लैंप बनाने के लिए 2 आवर्स लगते हैं ग्राइंडिंग कटिंग मशीन पर, 3 आवर्स लगते हैं स्प्रेयर पर। इसी तरीके से अगर वुडन शेड की बात करें तो उसमें भी दोनों चीजों का कुछ ना कुछ हमको टाइम दिया गया है। ठीक है, सो यहां पर आगे लिखा हुआ है इट टेक्स 1 आवर ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 2 आवर्स ऑन स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर अ शेड। ऑन एनी डे द स्प्रेयर इज अवेलेबल फॉर एट मोस्ट 20 आवर्स, यानी कि जो स्प्रेयर है वो ज्यादा से ज्यादा 20 आवर्स अ डे अवेलेबल है आपके पास, और ग्राइंडिंग कटिंग मशीन जो है ये सिर्फ और सिर्फ 12 आवर्स अ डे अवेलेबल है। यानी कि यहां पर फिर से हमको लिमिटेशन दे दी गई कि स्प्रेयर इतने टाइम के लिए है, ग्राइंडिंग कटिंग मशीन इतने टाइम के लिए अवेलेबल रहेगी एक दिन में, तो वहां पर हमको ये लिमिटेशंस आ गई। इसके बाद प्रॉफिट की बात हो रही है कि द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ अ लैंप, एक लैंप को जब सेल किया जाता है तो 5 रुपीज का हमको प्रॉफिट होता है। शेड को जब एक शेड को सेल किया जाता है तो यहां पर अपने को 3 रुपीज का प्रॉफिट होता है। अज्यूमिंग दैट द मैन्युफैक्चरर कैन सेल ऑल द लैंप्स एंड शेड्स दैट ही प्रोड्यूसेस, हाउ शुड ही शेड्यूल हिज डेली प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। उसको जो भी मैन्युफैक्चर, यहां पर दो चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उनको किस तरीके से मैन्युफैक्चर करना चाहिए जिससे कि उसको जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सके। तो पहले सबसे पहले टेबल बनाएंगे। यहां पर दो चीजें यहां पर मैन्युफैक्चर हो रही हैं, एक तो हो रहा है आपका पेडेस्टल लैंप, राइट, ठीक है, और दूसरी चीज हो रही है यहां पर मैन्युफैक्चर वुडन शेड। ठीक है, अब दोनों ही चीजें बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत हमको लग रही है, एक तो ग्राइंडिंग कटिंग मशीन की और दूसरा स्प्रेयर की। सो यहां पर ग्राइंडिंग कटिंग मशीन नहीं लिख रही हूं, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, और यहां पर दूसरी चीज है स्प्रेयर। इन दो चीजों की जरूरत है ही है। ठीक है, अब आगे हमको बोला जा रहा है कि इट टेक्स 2 आवर्स ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 3 आवर्स ऑन स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर अ पेडेस्टल लैंप। एक पेडेस्टल लैंप बनाने के लिए हमारे को 2 आवर्स ग्राइंडिंग कटिंग मशीन पर चाहिए, 3 आवर्स स्प्रेयर पर चाहिए। तो 2 आवर्स ग्राइंडिंग कटिंग मशीन, ठीक है, और 3 आवर्स स्प्रेयर पर चाहिए। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, इट टेक्स 1 आवर ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 2 आवर्स ऑन द स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर अ शेड। अब दूसरी जो चीज है शेड, उसको बनाने के लिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, 1 आवर ग्राइंडिंग कटिंग मशीन पर और 2 आवर स्प्रेयर पर लग रहा है। तो ये हो गया 1 आवर ग्राइंडिंग कटिंग मशीन पर और 2 आवर्स जो है ये लग रहे हैं आपके स्प्रेयर में। यानी दोनों चीजों का टाइम हमको बताया है कि एक शेड बनाने के लिए स्प्रेयर में कितना टाइम लग रहा है और आपका ग्राइंडिंग कटिंग मशीन का कितना टाइम है। ठीक है, आगे हमको क्या बोला जा रहा है कि ये जो है स्प्रेयर जो है ये सिर्फ और सिर्फ 20 आवर्स अवेलेबल है, और ग्राइंडिंग कटिंग मशीन जो है ये सिर्फ और सिर्फ 12 आवर्स आपके पास अवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी देखते हैं अपन इसकी। तो जो स्प्रेयर है ये क्लियर बोला गया, स्प्रेयर जो है ये 20 आवर्स एट मोस्ट, तो यहां पर हो जाएगा 20 आवर्स। ठीक है, और इसके बाद ग्राइंडिंग कटिंग मशीन 12 आवर्स के लिए अवेलेबल है, तो इसकी अवेलेबिलिटी लिख ली हमने 12 आवर्स अ डे। ठीक है, अब इसके बाद और एक और चीज हमको दी गई है कि जो लैंप है इस पर अपने को 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपीज का, और शेड पर अपने को 3 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। सो यहां पर एक ये चीज और लिख लेते हैं कि प्रॉफिट फ्रॉम अ लैंप, पेडेस्टल लैंप है ना,
तो इस पे कितने का हो रहा है, एक लैंप पर 5 रुपीज का, और प्रॉफिट फ्रॉम अ शेड, एक शेड पर अपने को 3 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। और यहां पर यह बोला जा रहा है कि मैन्युफैक्चर किस तरीके से करना चाहिए जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। तो अपने को बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट, लेकिन उसके पहले अपने को लैंप और शेड का तो पता होना चाहिए कि कितने लैंप और कितनी शेड अपने को यहां पर मैन्युफैक्चर करनी होगी। सो यहां पर लिखेंगे लेट, जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस लैंप्स, तो लैंप कितने प्रोड्यूस करता है एक्स, और जो शेड्स हैं वो कितने प्रोड्यूस करता है वाई, ये अपन ने सपोज कर लिया। तो उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो क्योंकि अपने को बोला है कि एक लैंप पे 5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और एक शेड पे आपको 3 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा अगर एक्स और वाई की वैल्यू अपन फाइंड कर लेते हैं तो। अब इसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट तो ठीक है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये हो जाएगा अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 5x प्लस 3y, जिसको अपने को मैक्सिमाइज करना है। लेकिन यहां पर जो ग्राइंडिंग कटिंग मशीन है उसका भी फिक्स टाइम है, ठीक है, और स्प्रेयर का भी फिक्स टाइम है, तो अपने पास यहां पर कंस्ट्रेंट्स आ गए, ठीक है। तो यहां पर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स की अगर बात करें तो यहां पर चलते हैं, क्लियर दिख रहा है कि ग्राइंडिंग कटिंग मशीन की अगर बात करें तो 2 आवर्स पेडेस्टल लैंप के लिए लगता है, 1 आवर एक वुडन शेड के लिए लगता है, ठीक है। तो यहां पर और टोटल अपने पास अवेलेबिलिटी 12 आवर्स की है ग्राइंडिंग कटिंग मशीन की। तो यहां से अपने पास एक इक्वेशन बन जाएगी, एक इनइक्वालिटी बन जाएगी, 2x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 12, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 12 आवर, इससे ज्यादा नहीं, इसीलिए समझ में आ गई बात। तो 2x प्लस वाई, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 12, और दूसरा कंस्ट्रेंट आ जाएगा स्प्रेयर का, अपने पास 3 आवर्स लगते हैं पेडेस्टल लैंप पे, 2 आवर लगते हैं वुडन शेड पर। तो यहां से हो जाएगा 3x 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 20, 3x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 20। तो ये आपका पहला कंस्ट्रेंट, ये आपका दूसरा कंस्ट्रेंट, और इसके बाद x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 तो है ही, तो ये बन गया आपका तीसरा कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि हमको यहाँ पर चाहिए सबसे पहले तो फीजिबल रीजन, फीजिबल रीजन चाहिए तो क्या करेंगे, हमको सबसे पहले तो ये अपनी जो इक्वेशंस हैं, ये इनइक्वालिटी हैं, सबसे पहले इनसे अपन लाइन अलग करके एक लाइन फॉर्म करेंगे। तो इस लाइन को फॉर्म कर लेते हैं, इस लाइन को फॉर्म कर लेते हैं, इसका मतलब तो आपको पता ही एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी कि एक्स की सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी या 0 के इक्वल रहेंगी, वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी वाई भी पॉजिटिव। समझ रहे हैं ना बात को, कि एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब कई बार जनरली जल्दी में एक्स इज ग्रेटर देन 0 इस तरीके से बता दे, देखो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, तो 0 ये रही, 0 से बड़ी इस तरफ, यानी एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो मतलब कि इसी एरिया में काम करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर पहली लाइन हमने उठाई, 2x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 20 है, तो इक्वल टू 12 ले लिया, सॉरी, और यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x हमने 0 लिया, तो y तो आपका 12 आ जाएगा, और x अगर आपने 6 लिया तो 2 6 12, तो y 0 आ जाएगा। लीजिए, समझ में आ गई बात। इन दोनों पॉइंट को अपन यहाँ पर मेंशन करके लाइन बना लेंगे। तो देखो x 0 y 12, x 0 y 12 ये रहा, ठीक है। तो x 0 y 12 और x 6 y 0, तो ये रहा दूसरा पॉइंट, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन किया, इस लाइन को बना देते हैं, ये बन गई अपनी लाइन, ठीक है। और इस लाइन को भी मेंशन करना है, लाइन अपनी है यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 12, 2x प्लस वाई इक्वल टू 12। लीजिए, ये बन गई अपनी पहली लाइन, ठीक है। अब दूसरी की बात करते हैं, तो दूसरी वाली इनइक्वालिटी अपनी ये वाली रही, ठीक है। तो इसके लाइन के भी कुछ पॉइंट फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने दूसरी लाइन उठाई, 3x प्लस 2y इक्वल टू 20। सो x हमने 0 रखा, x 0 रखोगे तो 2 10 are 20, यानी कि y तो अपना 10 आ गया, और x अगर 6 रखा तो 3 6 are 18, 20 माइनस 18 आया 2, और 2 से 2 कैंसिल होके y आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो चलो इसको भी अपन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। सो अब आप एक चीज देखें, x 0 y 10, तो x अगर 0 है y 10 है, मतलब ये वाला पॉइंट,
ठीक है। और x6 y1, तो x तो ये रहा 6 और y1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो मतलब ये वाला पॉइंट है वो 1 यहाँ रहेगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, चलो तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर। सो इस तरीके से ये ज्वाइन करा हमने। सो इस तरीके से हमने दूसरी लाइन भी बना दी। दूसरी लाइन को भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, 3x प्लस 2y इक्वल टू 20। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब हमको ये देखना है कि जो आपका फिजिबल रीजन है ये कहाँ है। फिजिबल रीजन यहाँ है या यहाँ है, तो चेक करने का वही तरीका है कि ये जो ओरिजिन 0 0 होता है इससे देख लेते हैं। अगर आपकी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती हैं ओरिजिन से तो ऑब्वियसली इस तरफ सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल हो गई बात। तो पहली इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 12। यहीं की यहीं कर लेते हैं, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। देखो 2x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 12 है। एट 0 0 आप चेक करो तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, 0 प्लस 0, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 12 विच इज ट्रू, मतलब कि ओरिजिन इसका सॉल्यूशन है। दूसरी इनइक्वालिटी है अपनी 3x प्लस का 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 20। इसको भी आप ओरिजिन पर चेक करोगे तो 0 प्लस 0 ये हो जाएगा 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 20, ये भी आपका ट्रू है। कहने का मतलब ओरिजिन तो सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, मतलब कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। कहने का मतलब ये वाली जो लाइन है इसका भी इस तरफ सॉल्यूशन है, ये वाली लाइन है इसका भी इस तरफ सॉल्यूशन है। कहने का मतलब जो कॉमन एरिया है उसको आप चाहो तो शेड कर दो, वो ज्यादा बेटर होता है। तो ये अपन ने इस तरीके से अपन ने इसको शेड कर दिया। ये जो शेडेड एरिया है यही अपना फिजिबल रीजन है, ठीक है। कहने का मतलब बाउंडेड एरिया है। अब जब भी बाउंडेड एरिया आ जाता है वहां पर अपनी सारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट मेथड लगा के सारा जो काम है वो पूरा आसान हो जाने वाला है। चलिए, सो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये अपना एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये अपना हो गया। तो देखो ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, और एक ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, और एक ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखिए अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको क्लियर दिख रहा है यहां से, तो खैर यहां पर तो क्लियर दिख ही रहा है कि ये जो पॉइंट है ये x की वैल्यू भी 4 है, y की वैल्यू भी 4 है। बट कभी नहीं देखे तो आपको पता है कि भाई ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर दो आप, आपको इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। सो यहां से तो खैर क्लियर दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है ये आपका है 4,4। तो O ये पॉइंट हो गया आपका A जिसके कोऑर्डिनेट है 6,0, और ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया आपका C जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 10। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट मेथड लगा देंगे अपन। फिजिबल रीजन अपना क्या हो गया, बाउंडेड OABC। सो यहां पर लिखेंगे सो वी ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारा फिजिबल रीजन है ये बाउंडेड है, ठीक है। तो वी ऑब्जर्व दैट feasible region OABC is bounded। बाउंडेड है तो कॉर्नर पॉइंट मेथड लगाओ बस। सो बाय कॉर्नर पॉइंट मेथड OABC, ठीक है। और अपना यहां पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो क्या था, 5x प्लस 3y। तो 5x प्लस 3y, तो ये अपना 0 0, ए है अपना 6 10, ये है अपना 4 4, और ये है अपना 0 10। यही है 6 10, 6 0 4 4 0 10, ये है 6 0, ठीक है। तो अब यहां पर वैल्यू रखेंगे, और क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है यहां पर, तो जो वैल्यू मैक्सिमम आएगी वही हो जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर 0 0 रखोगे तो 5 इंटू 0 3 इंटू 0, तो ये तो 0 ही आ गया है। फिर 6 5 यहाँ हो जाएगा 30, 0 इंटू 3 0। इसके बाद 4 5 20, 4 3 12, और 0 इंटू 5 तो 0 प्लस 3 10 30। सो ये आ गया 0, ये आ गया 30, ये आ गया 32, ये आ गया 30, और ये आप देख रहे हैं ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू, राइट। सो यहाँ लिख देंगे सो maximum value at maximum value 32 at 4,4। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये हो जाएगा आपका 32 रुपीज व्हेन 4 लैम्प्स और 4 शेड्स प्रोड्यूस्ड। 4 लैम्प्स
and 4 shades are manufactured। बात समझ में आ गई? तो इस पॉइंट से अपने को मिला 4 यानी x की वैल्यू, y की वैल्यू। तो x अपन ने सपोज किया था नंबर ऑफ लैम्प, y अपन ने सपोज किया था नंबर ऑफ लैम्प। तो 4 अपना नंबर ऑफ लैम्प 4 होने चाहिए, नंबर ऑफ अपने पास शेड्स 4 होनी चाहिए, तभी जाके आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, जो कि होगा 32 रुपीज। ओके, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है? अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सोवेनियर मेड ऑफ प्लाईवुड। अच्छा, souvenir of type A require 5 minutes each of cutting and 10 minutes each for assembling। ओके, तो देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन को समझ लो कि हमसे एक्चुअल में अगर किसी चीज को बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो क्या मशीन ए मशीन बी है, या उसमें कुछ दो तरह की चीजें हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पर जो टाइप ए का सोवेनियर है उसमें 5 मिनट लगते हैं कटिंग के लिए और 10 मिनट लगते हैं असेंबलिंग के लिए, यानी यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं, कटिंग और असेंबलिंग, राइट। और इसी तरीके से टाइप बी की बात करें तो इसमें 8 मिनट लगते हैं कटिंग के लिए और 8 मिनट लगते हैं असेंबली के लिए। अब यहाँ पर बोला जा रहा है देयर आर 3 आवर 20 मिनट्स अवेलेबल फॉर कटिंग एंड 4 आवर्स फॉर असेंबलिंग। यहाँ पर फिक्स दे दिया गया कि कटिंग के लिए सिर्फ इतना आपके पास टाइम अवेलेबल है और इसके बाद असेंबलिंग के लिए आपके पास 4 आवर्स अवेलेबल हैं। इसके बाद बोला जा रहा है कि टाइप ए के लिए 5 रुपीज का प्रॉफिट होता है, टाइप बी पर हमको 6 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है हाउ मेनी सोवेनियर ऑफ ईच टाइप शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो वही सेम टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पर भी प्रॉफिट मैक्सिमम होने की बात पूछी जा रही है कि कितना टाइप ए और टाइप बी सोवेनियर यहाँ पर प्रोड्यूस करना चाहिए, मैन्युफैक्चर करना चाहिए, जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो टेबल बना लेते हैं सबसे पहले, टाइप ए और टाइप बी, और यहाँ पर टाइप ए और टाइप बी के जो सोवेनियर हैं उन पे दो चीजें हो रही हैं, कटिंग और असेंबलिंग। सो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं कि कटिंग हो रही है और उनको असेंबल किया जा रहा है, ठीक है, असेंबलिंग, राइट, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो टाइप ए का सोवेनियर है उस पर 5 मिनट लगते हैं कटिंग के लिए, 10 मिनट लगते हैं असेंबलिंग के लिए। 5 मिनट लगते हैं कटिंग के लिए और 10 मिनट लगते हैं असेंबलिंग के लिए, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है? सोवेनियर ऑफ टाइप बी में 8 मिनट कटिंग और 80 मिनट असेंबलिंग। 8 मिनट कटिंग के लिए लगते हैं और 8 मिनट लगते हैं असेंबलिंग के लिए। और हमको बोला गया कि देयर आर 3 आवर्स 20 मिनट्स अवेलेबल फॉर कटिंग। कटिंग के लिए सिर्फ 3 आवर्स 20 मिनट्स हैं, 3 आवर्स 20 मिनट्स की अवेलेबिलिटी है कटिंग के लिए, है ना। और 4 आवर्स की जो अवेलेबिलिटी है, 4 आवर्स की अवेलेबिलिटी है असेंबलिंग के लिए, यानी असेंबल के लिए जो मैक्सिमम टाइम है वो हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ 4 आवर्स। ओके, ये अवेलेबिलिटी। ओके, चलो अब आगे क्या बोला जा रहा है कि प्रॉफिट इज ₹5 ईच फॉर टाइप ए और टाइप बी में 6 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, जो प्रॉफिट है फॉर टाइप ए, थोड़ा शॉर्टकट में लिख रही हूँ, टाइप ए के लिए 5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और टाइप बी में, या फिर यहीं कहीं लिख देते हैं ना यार, यहाँ लिख देते हैं, चलो, जो प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर देख पा रहे हैं, ये टाइप ए है और ये टाइप बी है। तो यहाँ पर हो रहा है 5 रुपीज का प्रॉफिट और इसमें हो रहा है 6 रुपीज ईच प्रॉफिट, ठीक है। इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है, ओके। अब आगे क्या बोला जा रहा है? हाउ मेनी सोवेनियर ऑफ ईच टाइप शुड बी कंपनी मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए टाइप ए और टाइप बी के जो सोवेनियर है वो कितने प्रोड्यूस करने चाहिए, ये जो फिक्स चीज़ें इन्हीं में है ना, कितने प्रोड्यूस करने चाहिए जिससे प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। तो वही सेम कहानी है, सबसे पहले टाइप ए और टाइप बी के जो सोवेनियर है वो हम सपोज करेंगे, ठीक है। तो लेट तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमने सपोज कर लिया कि जो कंपनी है वो एक्स जो है टाइप ए और वाई जो है वो टाइप बी के सोवेनियर जो है वो प्रोड्यूस कर रही है या फिर मैन्युफैक्चर कर रही है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सो यहाँ पर लिखेंगे सो मैक्सिमम प्रॉफिट।
मैक्सिमम प्रॉफिट अपना क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा अपना, क्योंकि अपन ने एक्स लिया है टाइप ए और टाइप ए पर 5 रुपीज ईच प्रॉफिट हो रहा है तो ये हो जाएगा 5x, और टाइप बी पर 6 रुपीज ईच प्रॉफिट हो रहा है तो 6y। बस इसी को मैक्सिमाइज करना है और यही बन गया अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहां लिखेंगे लेट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया यहां पर z इक्वल टू 5x प्लस 6y, जिसको हमको मैक्सिमाइज करना है। ओके, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स पर चलेंगे, क्योंकि हमको कुछ चीजें फिक्स दी गई हैं। ठीक है, कटिंग के लिए जो है वो टाइम फिक्स है आपका, और असेंबलिंग के लिए टाइम फिक्स है आपका। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स पर आते हैं अपन। तो कंस्ट्रेंट की बात करें तो अपने पास टाइम फिक्स है, लेकिन अब एक चीज का यहाँ पर फिर से ध्यान रखो, गलती कहाँ होती है अपनी, कि यहाँ पर जो टाइम मिनट में, यहाँ पर आर मिनट में, यहाँ पर आवर्स में, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो। सो देखिए सीधी सी बात है कि ये 3 आवर्स है। ठीक है, तो 180 मिनट और 20 मिनट ये हो जाएगा 200 मिनट, और ये हो जाएगा 240 मिनट। तो इस तरीके से थोड़ा सा अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कटिंग के लिए फिक्स टाइम है अपने पास और असेंबलिंग के लिए फिक्स टाइम है अपने पास। तो टाइप ए में कटिंग के लिए 5 मिनट और टाइप बी में 8 मिनट लगते हैं कटिंग के लिए। तो कटिंग के लिए जो टाइम है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 5x प्लस 8y, और मैक्सिमम टाइम अपने पास यही है, तो इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 आवर 20 मिनट। ठीक है, तो 5x 8y ये हो जाएगा अपना 5x प्लस 8y इज लेस देन एंड इक्वल टू 200, राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस 8y इज लेस देन एंड इक्वल टू 240 मिनट। ओके, बात क्लियर हो गई। बाकी अपने पास x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 तो है। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान दो, अगर यहाँ पर अपन डिवाइड कर सकते हैं 2 से तो कर देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। चलो सो यहाँ पर सबसे पहला कंस्टेंट अपना है 5x प्लस 8y इज लेस देन एंड इक्वल टू 200। दूसरा वाला ये है, तो इसमें अपन 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 120। ये पहला कंस्टेंट हो गया, ये दूसरा कंस्टेंट हो गया। बाकी तीसरे कंस्टेंट में x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये अपना थर्ड कंस्टेंट हो गया। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करना है, क्योंकि अपने को पता तो करना है ना कि भाई अपना सॉल्यूशन कहाँ रहेगा, अपना फिजिबल रीजन कहाँ रहेगा। उसके लिए अपन को लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर उठाते हैं अपन फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ से इक्वेशन उठाएंगे 5x प्लस 8y इक्वल टू 200। सीधी सी बात है कि अगर लाइन को ड्रॉ करना है तो एक इक्वेशन ही लेनी पड़ेगी, बिना इक्वेशन के लाइन ऑब्वियसली ड्रॉ नहीं हो पाएगी। चलो सो यहाँ पर अगर हमने x 0 लिया, अगर x 0 लिया तो 5x पूरा ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, तो 8 डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो y इक्वल टू हो जाएगा 8 2 जार 16, 8 5 जार 40। ठीक है, तो 25 आ गया। अगर y 0 ले लें तो ये हो जाएगा 5 4 जार 20, यानी कि ये 40 आ जाएगा। ओके, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा काम करना है। अब सेकंड पे चलते हैं, फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड क्या है अपना, 5x प्लस का 4y इक्वल टू 120 ले लिया। x की जगह पे 0 रखो तो y कितना मिल जाएगा 30, और y की जगह पे अगर 0 रखो तो ये हो जाएगा अपना x इक्वल टू 5 2 जार 10, 5 4 जार 20। ठीक है, तो ये आ गया। अब बस क्या करना है, लाइन को ड्रॉ करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन इसको, इस वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस वाली लाइन को ड्रॉ करने के लिए ये अपने पास 2 पॉइंट हैं, तो x 0 y 25। तो यहाँ पर देखो x 0 y 25, तो 25 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिल गया 25। ठीक है, इसके बाद x 40 y 0, x 40 y 0 ये रहा दूसरा पॉइंट, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो अपन एक लाइन बना देते हैं, ये बना दी। और एक चीज का ध्यान रखना है कि लाइन ड्रॉ करिए तो ऑब्वियसली लाइन को जरूर मेंशन करना है। ठीक है, सो ये लाइन कौन सी है हमारी, ये है अपनी ये वाली 5x प्लस 8y इक्वल टू 200, 5x प्लस 8y इक्वल टू 200, राइट। अब दूसरी लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो दूसरी लाइन को अगर देखा जाए तो ये वाली ड्रॉ करेंगे, x 0 y 30, x 0 y 30 ये रहा, और फिर x 24 और y 0, तो 24 ऑब्वियसली यहाँ कहीं होगा। ठीक है ना, देखो 25 यहाँ आएगा बीच में, इसके पहले 24। अब दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इनको ड्रॉ कर दिया।
अब लाइन भी मेंशन करना है। लाइन क्या है अपनी? लाइन अपनी ये रही 5x + 4y = 120। 5x + 4y = 120। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि भाई हमारा फीजिबल रीजन इधर मिलेगा कि इधर मिलेगा। उसको देखने के लिए भाई ये जो ओरिजिन है 0 0 ये रख के देखेंगे अपन अपनी इनइक्वालिटी में। तो इनइक्वालिटी उठाते हैं। इनइक्वालिटी ये रही और ये रही। यहाँ पर x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 रखोगे तो 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू आ जाएगा 200। यहाँ से भी 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 120, जो कि ऑब्वियसली ट्रू है। मतलब कि यहाँ पर इस लाइन का इस तरफ सॉल्यूशन है, इस लाइन का इस तरफ सॉल्यूशन है। कहने का मतलब शेडेड एरिया बना देते हैं अपन कि ये जो एरिया है ये अपना फीजिबल रीजन है, मतलब बाउंडेड मिल गया फिर से, बस बात खत्म, सिंपल हो गया। तो ये तो अपना O है, ये अपना A है 24 0। तो यहाँ से चारों पॉइंट हमने फाइंड कर लिए। अब कॉर्नर पॉइंट मेथड लगा देंगे और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि हमारा जो फिजिबल रीजन है आप खुद क्लियर देख रहे हैं कि ये बाउंडेड एरिया है। ठीक है, इसलिए कॉर्नर पॉइंट मेथड लगा के हम हमारी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसी से हमको मिल जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, सो कॉर्नर पॉइंट मेथड लगाते हैं। चलिए, तो वैल्यू रखेंगे और फाइंड कर लेते हैं। तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो यहाँ से तो अपना 0 + 0 आ गया। ठीक है, यानी कि 0। यहाँ से 24 × 5 और बाकी 6 × 0, तो 0 आ जाना है। और यहाँ से z = 5 × 8 + 20 × 6, तो 5 8 = 40, ये हो जाएगा 120 यानी कि 160। और यहाँ से z = 0 + 150 यानी कि 150। तो आप खुद क्लियर देखिए कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आपको 160 दिख रही है। बस मैक्सिमम वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो यहाँ लिख देंगे। सो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 160 एट किस पॉइंट पर आई है, ये पॉइंट भी देख लो आप, 820, एट 820। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कितना 8 आपका टाइप ए सोवेनियर मैन्युफैक्चर करना चाहिए और 20 आपका टाइप बी सोवेनियर जो है वो मैन्युफैक्चर करना चाहिए। सो यहाँ पर अपन मेंशन कर देंगे, सो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो क्या रहेगा, 160 रुपीज व्हेन बात समझ में आई कि यहाँ पर टाइप ए जो है वो 8 प्रोड्यूस होने चाहिए और टाइप बी जो है ये 20 जो है मैन्युफैक्चर होने चाहिए, तभी जाके मैक्सिमम प्रॉफिट 160 रुपीज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था 7 है, ये भी खत्म होता है। ठीक है, बाकी आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अभी इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं और आप देख रहे हैं कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं। जब आप खुद करेंगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, राइट? क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को खुद से करना, तो इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। लेकिन ऑब्वियसली जब आप समझ रहे हैं और मैं आपको समझा रही हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता ही है, और एक बार आपने समझ लिया फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, सो बाकी आज की क्लास में इतना ही करेंगे। और यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, शेयर जरूर करिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।